ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था सर क्योंकि आपने किया था सर काफी पहले पर किया था इसका इसके बाद कोई ध्यान नहीं रहा कैसे फिर सिग्नल की प्रॉब्लम प्रॉपर करेक्ट नहीं होगा आया था ये शेयर किया था वो नहीं है क्लास बेटा हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं और हमने देखा था कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाए या इसका कम सेक्रेशन हो तो कौन-कौन से रोग होंगे? जरा आप जैसे बता सकते हैं कि कौन-कौन से रोग होते हैं अगर इसकी कमी हो जाए थायरॉक्सिन हार्मोन की? कल ही पढ़ा है। कमी से होने वाले रोग बताओ। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। यहाँ से पढ़ने के बाद अगर किताब जाके बंद कर दोगे तो विद्या अपने आप नहीं आ जाएगी। ठीक है। फर्ज बनता है कि रटो भले ही कम से कम जो पढ़ा है या यहाँ पे जो भी सुना है उसे सिर्फ घर पे जाके पढ़ो। याद करने को नहीं कह रहे, एक बार बस पढ़ हो जाए। एक बार जब पढ़ लोगे ना तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो ये चीज कोशिश करो अगर वास्तव में तैयारी करनी है। ठीक है। कमी से होने वाले रोग में हमने पढ़ा था क्रिटिनिज्म के बारे में पढ़ा था यानी जड़ बावनता। और क्या था दूसरा रोग बोला था बीसीडीमा के बारे में और सिंपल वाइटर साधारण हेंगा और क्या था हाशिमोटो रोग। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। आज अगला पॉइंट देखो उसी क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग में पहला नाम आता है टॉक्सिक गोइटर। टॉक्सिक गोइटर इस तरह से टॉक्सिक गोइटर। गोइटर का मतलब ठेंगा होगा बेटा। ठीक है। गोइटर को हिंदी में ठेंगा लिखते हैं क्योंकि आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन और थायरॉक्सिन टॉक्सिक गोइटर ठेंगा इसमें डायस्टिकल इस रोग की दशा में श्वसन दर तीव्र हो जाती है। इस रोग की दशा में श्वसन दर तीव्र हो जाती है। हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। और शरीर में रक्तदाब शरीर का रक्तदाब भी बढ़ता है और शरीर का रक्तदाब भी बढ़ जाता है। अगली बीमारी का नाम टेस्ट है एक्सोप्थेल्मिया। ऐसे लिखना क्योंकि हिंदी में लिख रही हो एक्सोप्थेल्मिया। अगली बीमारी का नाम एक्सोप्थेल्मिया। एक्सोप्थेल्मिया अभी कभी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की जो आंखें होती हैं ऐसा लगता है कि बाहर उभरी हुई प्रतीत होती है। आंखें बड़ी और बाहर निकली प्रतीत होती है तो वो क्या होता है एक्सोप्थेल्मिया या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर।
संन्यास के लिए इस रोग की दशा में ऐसा प्रतीत होता है, इस रोग की दशा में ऐसा प्रतीत होता है जैसे आंखें नेत्र कोटर से बाहर निकल आई, नेत्र कोटर से बाहर निकल आई। ठीक है, ये हो गया एक्सॉफ्थैल्मिया। ठीक है, अगला बीमारी का नाम है ग्लामर और ग्रीन। ग्लामर और ग्रीन ग्लामर और ग्रीन ये दोनों अलग बीमारियां हैं, लेकिन दोनों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, दोनों के एक साथ ग्लामर और ग्रीन। इन रोगों की दशा में दोनों साइनस के लिए ग्लामर की वैज्ञानिक का नाम है और ग्रीन की वैज्ञानिक का, ये दो वैज्ञानिक। इस रोग की दशा में थायराइड ग्रंथि, इस रोग की दशा में थायराइड ग्रंथि खुद को ही समाप्त करने लगती है। इस रोग की दशा में थायराइड ग्रंथि खुद को ही समाप्त करने लगती है। अगली हमारी ग्रंथि है उसका नाम है थाइमस ग्रंथि। अगली ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। अगली ग्रंथि का नाम है थाइमस। यह ग्रंथि हृदय के ठीक सामने स्थित होती है। यह ग्रंथि हृदय के ठीक सामने स्थित होती है। यह ग्रंथि हृदय के ठीक सामने स्थित होती है, जो कि लैंगिक परिपक्वता के बाद समाप्त हो जाती है। जो कि लैंगिक मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो कि लैंगिक परिपक्वता के बाद समाप्त हो जाती है। इस ग्रंथि से थाइमस हार्मोन का श्रावण होता है, जो कि लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायता करता है। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट्स के निर्माण में सहायता करता है, अभी ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्लैंड।
बेटा इसको बोलते हैं अधिकृत ग्रंथि। हिंदी में करें तो अधिकृत ग्रंथि। इसका एक नाम और है, इसी को सुप्रामेटल ग्लैंड भी बोला जाता है। इसका एक नाम और सुप्रामेटल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं बेटा सुप्रामेटल ग्लैंड। इसी का नाम है। शरीर में इसकी संख्या कितनी होगी? 2। क्यों 2? क्योंकि जैसे वृक्क की संख्या 2 होती है, तो ये दोनों वृक्क यानी हर वृक्क के टिप के ऊपर की तरफ पाई जाती है, यानी कि राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इसमें बेटा से क्या है ग्रंथि? यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर, वृक्क मतलब यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है तथा हल्के पीले रंग की होती है, तथा हल्के पीले रंग की होती है। तथा हल्के पीले रंग की होती है। इस ग्रंथि को 2 भागों में बांटा जाता है। इस ग्रंथि को 2 भागों में बांटा जाता है। डैश नंबर 1 का एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स और नंबर 2 लिख लो एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। तो इसमें पहला एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन। और उसमें पहला नाम लिखो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। इससे पहला हार्मोन आ रहा है, उसका नाम है मिनरेलो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इनके नाम हिंदी में और तब होते हैं, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इसमें डैश है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इसमें डैश है। यह हार्मोन रक्त नलिकाओं से, यह हार्मोन रक्त नलिकाओं से खनिज वाला वर्ण, खनिज वाला वर्ण, लवण सॉल्ट्स, खनिज वाला वर्ण की पुनः अवशोषण हो,
करता है और इनकी मात्रा को नियंत्रित करता है बस। अगला एग्जाम्पल, अगला हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन तो इसी में नहीं बेटा, ये अगला हार्मोन है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का अगला हार्मोन, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का अगला हार्मोन। इससे कुल मिला के 3 हार्मोन आएंगे, जिसमें दूसरा पार्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये है हार्मोन, ये है हार्मोन प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की उपापचय पर नियंत्रण रखता है। कार्बोहाइड्रेट की उपापचय पर नियंत्रण रखता है। यह हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस यह हार्मोन ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। क्या होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस? ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। क्या होता है? और चीजों में लिखा तो यह प्रक्रिया आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, ये बताओ। पढ़ी है नहीं पढ़ी, ये बताओ। पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तब पढ़ी। किस दौरान पढ़ी थी? जब लिवर को पढ़ा रहे थे तब पढ़ी। क्या क्या होता है बोला? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तीनों प्रक्रियाएं कहाँ हो रही थी? लिवर। तो उन्हीं में से एक का नाम है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कहने का मतलब है जब कार्बोहाइड्रेट के अलावा ग्लूकोज का निर्माण वसा या प्रोटीन से होने लगे तो उसे क्या बोलोगे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या होता है? जब ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन व वसा से होने लगे तो इसे क्या बोलोगे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है। जो इसका अगला हार्मोन है उसका नाम है सेक्स हार्मोन। इसी में तीसरा हार्मोन है बेटा सेक्स हार्मोन। यह हार्मोन मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, यह हार्मोन मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है तथा बाह्य जनन अंगों के विकास में सहायक होता है।
तथा बाह्य जनन अंगों के विकास में सहायक होता है। नोट करके लिखो। एडिसन्स रोग, एडिसन्स रोग, एडिसन्स रोग, इसमें टेस्ट करें। यह बीमारी मिनरलोकॉर्टिकॉइड तथा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यह बीमारी मिनरलोकॉर्टिकॉइड तथा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अल्प श्रावण से होती है। यह बीमारी मिनरलोकॉर्टिकॉइड तथा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अल्प श्रावण से होती है। इस दशा में यह बीमारी मिनरलोकॉर्टिकॉइड तथा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अल्प श्रावण से होती है, की अल्प श्रावण से होती है तथा इस दशा में व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है तथा इस दशा में व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है और थकावट महसूस होती है, और थकावट महसूस होती है। अगली बीमारी का नाम लिखो, कुशिंग बीमारी, कुशिंग रोग। कुशिंग रोग, ये दोनों वैज्ञानिक है बेटा, एडिशंस का एक वैज्ञानिक है जिसने इस हार्मोन की कमी को पता लगाया था कि क्या बीमारी होती है। ऐसे एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने देखा कि अगर ये दोनों हार्मोन कम मात्रा में श्रावित होंगे तो शरीर में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो अगली बीमारी का नाम है कुशिंग रोग। इसमें क्या यह रोग भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड तथा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अल्प श्रावण से होता है, कि अल्प श्रावण से होता है। अल्प श्रावण से होता है और इस रोग की दशा में अधिकृत ग्रंथि है, इस रोग की दशा में अधिकृत ग्रंथि खुद को ही समाप्त करने लग जाती है। अधिकृत ग्रंथि खुद को ही समाप्त करने लग जाती है, जिसे एड्रीनल क्राइसिस कहा जाता है। जिसे एड्रीनल क्राइसिस कहा जाता है, जिसे एड्रीनल क्राइसिस कहा जाता है।
हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ लिया, अब ये निकालो एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन, ये निकालो एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन, एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन। और इसमें पहले हार्मोन का नाम आता है, इससे तो मिला के 2 हार्मोन निकलेंगे। इसमें पहला हार्मोन है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और इसी को कहते हैं एड्रेनालिन या एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन हार्मोन। यह हार्मोन अमीनो अम्ल का बना होता है, यह हार्मोन अमीनो अम्ल का बना होता है। और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है ताकि हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है ताकि हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। जरा एक सवाल का जवाब, अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या नाम दोगे? अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दोगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना। किससे टूटेगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, करेगा बोलेंगे। ये हार्मोन डर अथवा क्रोध की अवस्था में शामिल होता है। यह हार्मोन डर मतलब फियर, डर अथवा क्रोध गुस्सा, क्रोध की अवस्था में श्रावित होता है। इसी कारण से इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसी कारणवश इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसी कारणवश इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसके पीछे रोचक कहानी ये है, अगर जैसे कंडीशन 2 प्रकार की होती है। अगर हमें लगे कि हम सामने वाले का सामना नहीं कर पाए, डर की कंडीशन या बैड कंडीशन, तो हम क्या करेंगे? वो जगह छोड़ के भागेंगे। ठीक है, और हमें लगता है कि हम सामने वाले का सामना कर लेंगे, तब भी क्या है कि ये हार्मोन शामिल होगा। तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन। लड़ो या उड़ो और भागो। इस हार्मोन को
लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अगले लाइन से इस हार्मोन को 3F, इस हार्मोन को 3F ब्रेक करना, फाइट यानी लड़ना, फ्राइट भयभीत होना, और फ्लाइट यानी भाग जाना, उड़ जाना। 3 हार्मोन, इस हार्मोन को 3F ब्रेकेट में तीनों F लिख दो, क्या क्या है? फाइट लड़ना, फ्राइट भयभीत होना, फ्लाइट उड़ना है, तो उड़ने का मतलब भाग जाना, उड़ना मतलब उड़ जाना नहीं, पंख लगा के उड़ने का मतलब यहाँ पे भाग जाना, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, इस हार्मोन को 3F ब्रेकेट में तीनों नाम लिख दो, कॉमा लगा के हार्मोन भी कहा जाता है, 3F हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहा जाता है। जब हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी कभी देखा होगा कि हम जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं उससे ज़्यादा कोई चीज़ हम कर देते हैं, जैसे मुझे लगता है कि हम वो चीज़ नहीं भी कर पाएंगे। जैसे कोई चीज़ हम भाग रहे हैं तो गुस्से की अवस्था में क्या होता है, ज़्यादा भाग रहा है, वजन एड्रेनलिन होता है, ठीक है। या यूँ हो कि जब एड्रेनलिन स्रावित होता है तो कभी कभी जैसे हाथ में कोई चीज़ उससे इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं कि वो चीज़ टूट जाती है, लेकिन साधारण परिस्थिति में वो चीज़ नहीं टूटता है। कैसे होता है? एड्रेनलिन के कारण होता है, ठीक है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन निकल आता है। इसी का अगला उदाहरण, अगले हार्मोन का नाम लिखो बेटा, ये पहला था, ये दूसरा, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन हार्मोन, नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन हार्मोन, इसके बारे में थोड़ा ऐसे कैसे, यह हार्मोन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है। यह हार्मोन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त दाब बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। यह हार्मोन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त दाब बढ़ जाता है। तो ये हमारी हो गई एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। रक्त दाब बढ़ जाता है। अगली ग्रंथि का नाम है पैनक्रियास या अग्न्याशय। अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित है या प्योरली एंडोक्राइन है, प्योरली एक्सोक्राइन है? मिश्रित ग्रंथि, यानी कि इसमें अंडाशय और परिशाही दोनों प्रकार की कोशिकाएं रहेंगी। तो ये क्या होगी? एक मिक्स्ड यानी मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि, यह एकमात्र यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो कि मानव शरीर में पाई जाती है। यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो कि मानव शरीर में पाई जाती है। तो इसका प्रयोग देखो,
my python pancreas में लैंगर हैंड्स अगले में एक बार लिख ही दे रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ। देखो पैनक्रियास में क्या पाया जाए लैंगर हैंड्स की दीपिका है। लैंगर हैंड्स की दीपिका इसी को इंग्लिश में लिखो आइलैंड्स ऑफ लैंगर। लैंगर हैंड्स साइंटिस्ट का जिसमें अल्फा और बीटा तथा डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती हैं। जिसमें अल्फा और बीटा तथा डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पहले अल्फा कोशिकाओं से ये अल्फा कोशिका अल्फा सेल्स अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यह हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह हार्मोन एक पेप्टाइड इस तरीके से पेप्टाइड यह हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन बीटा कोशिकाओं से यानी बीटा सेल्स बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का श्रावण होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का श्रावण होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे करेगा देखते हैं।
अगर इंसुलिन कम मात्रा में आएगा तो क्या करेगा? अगर इंसुलिन कम मात्रा में आएगा तो कम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा, अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे इस कंडीशन में क्या बोलोगे? हाइपरग्लाइसीमिया। समझ? अगर इंसुलिन कम मात्रा में आएगा तो ये क्या करेगा? कम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा। जब कम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा तो अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और इसी को क्या बोलोगे? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। और अगर वहीं दूसरी तरफ क्या हो जाए, यदि इस हार्मोन का ज्यादा मात्रा में सेक्रेशन हो रहा है या ज्यादा मात्रा में आ जाए ब्लड में, तो क्या करेगा? ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा। तो क्या होगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, इसे क्या कहोगे? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। तो अगर ज्यादा मात्रा में आएगा तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, और अगर ये हार्मोन कम मात्रा में आएगा तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। उल्टा है। ठीक है। दोनों बातें यहाँ लिख हैं। देखो हमने यहाँ पे इंसुलिन लिख दिया। ठीक है। पहला केस क्या हो जाएगा इसका? अगर ये कम मात्रा में आएगा इसमें लिख दिया यहाँ पे लिख देंगे कमी से, और यहाँ नीचे को अधिकता से। ठीक है। कमी से क्या होगा? कमी से क्या होगा? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कम मात्रा में परिवर्तित करता है। ठीक है। कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसी को क्या बोलोगे? मधुमेह के रोग। इसी को क्या बोलते हैं? अच्छा नीचे पहले ये जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई इसको क्या बोलोगे? हाइपरग्लाइसीमिया। इसी को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। यानी कि बेटा इसका ये एक्सप्लेनेशन ही है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। और इसी को क्या बोलोगे? मधुमेह या डायबिटीज। डायबिटीज। और अगर ये कौन से टाइप की डायबिटीज है? इंसिपिडस या मेलाइटस? मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। अधिकता से क्या हो जाएगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी। इस दशा को क्या बोलोगे? इसी को बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। लिखना भी शुरू कर देगा। एक लाइन तो लिखा देते हैं। चलो लिखिए पहले से। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर यह हार्मोन ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा तो ग्लूकोज, यह हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है? यह हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी खोज पेप्टाइड यह हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी खोज बैंटिंग ने की। ये जिसकी खोज बैंटिंग ने की। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, डेल्टा। डेल्टा कोशिका वाली डेल्टा कोशिका इस तरीके से डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स हम लोग पूरा लिखना डेल्टा। डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला ग्लूकेगॉन तथा इंसुलिन पर नियंत्रण रखता है। बेटा ये हमारा पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास का केवल हमने वो पार्ट पढ़ा है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि के तहत आता है, यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पढ़ा है। बाकी ये काम क्या करता है? बाकी पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, जो कि हमने पाचन में पढ़ा। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारा पैनक्रियास हो गया। और लास्ट एक इस टॉपिक का रह गया है अगली ग्रंथि का नाम है गोनड्स में जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोनड्स। जनन ग्रंथियां होती हैं गर्भ में प्रशन तथा मादा में अंडाशय। जनन ग्रंथियां होती हैं और नंबर एक हेडिंग डालना प्रशन यानी टेस्टिस। गोनड्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे मेल में क्या होगा? प्रशन यानी टेस्टिस। ठीक है, इसमें डैश करेंगे। वृषण में विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं
जिन्हें शुक्र जनक नलिकाएं, जिन्हें शुक्र जनक नलिकाएं, जिन्हें शुक्र जनक नलिकाएं कहा जाता है। और इन्हीं नलिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंतराली कोशिका, जिन्हें अंतराली कोशिकाएं ब्रेक में इंटरस्टिशियल सेल्स, ऑब्लिक लेडिक सेल्स, LEYDIC लेडिक सेल्स कहा जाता है, जिन्हें अंतराली कोशिकाएं ब्रेक में इंटरस्टिशियल सेल्स ऑब्लिक लेडिक सेल्स कहा जाता है। जिनसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव, जिनसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। लिख लो मेरे टेस्टोस्टेरोन, इससे कौन सा हार्मोन आएगा बेटा? ये आएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है, शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है। तथा बाह्य जनन अंगों के विकास को प्रेरित करता है, तथा बाह्य जनन अंगों के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हो गया नर के पहले का प्रश्न। मादा की बात करते हैं तो मादा में ओवरीज के अंडाशय, अगला है ओवरीज का अंडाशय। अंडाशय में कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। अंडाशय में कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ग्रेफियन फॉलिकल नाम दिया गया है, जिन्हें ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है। जिन्हें ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन को
ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन इससे स्रावित होने वाले हार्मोन को ईस्ट्रोजन कहते हैं। ईस्ट्रोजन कहते हैं, ये लिखो, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन को ईस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि मादा में आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, बेटा इस तरीके से लिखो, आर्तव, आर्तव चक्र, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मादा में आर्तव चक्र ब्रैकेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है और स्तन ग्रंथि के विकास में सहायक होता है, और स्तन ग्रंथि के विकास में सहायक होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात, अंडोत्सर्ग अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेफियन फॉलिकल के अवशेष को, अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेफियन फॉलिकल के अवशेष को कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेफियन फॉलिकल के अवशेष को कॉर्पस ल्यूटियम अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेफियन फॉलिकल के अवशेष को कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, कॉमा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन, जिससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का श्रावण होता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का श्रावण होता है। यह हार्मोन ईस्ट्रोजन के साथ मिलकर काम करता है। यह हार्मोन ईस्ट्रोजन के साथ मिलकर काम करता है। यह हार्मोन गर्भाशय के विकास में सहायक होता है। यह हार्मोन गर्भाशय के विकास तथा स्तन ग्रंथि, यह हार्मोन गर्भाशय के विकास तथा स्तन ग्रंथि के विकास में सहायक है। यह हार्मोन गर्भाशय के विकास तथा स्तन ग्रंथि के विकास में सहायक है। तो इसको किसी में लिखते हो। इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, यानी किसको कहेंगे प्रेगनेंसी हार्मोन बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहोगे? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। रिलैक्सिन नामक हार्मोन, रिलैक्सिन रिलैक्सिन नामक हार्मोन, रिलैक्सिन नामक हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। रिलैक्सिन नामक हार्मोन
ग्रीवा को चौड़ा करता है, ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके, ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अंतःस्रावी जो टॉपिक था हमारा, अंतःस्रावी ग्रंथि वाला, वो यही पे खत्म हुआ। ठीक है, अगले चैप्टर का नाम है पादप आकारिकी। कुल मिला के हमने एनिमल के बारे में जो पढ़ा वो यही था। बाकी जब टाइम मिलेगा 10 क्लासेस का तो मेरे पास टाइम है बायोलॉजी का। 10 क्लास में मुझे बायोलॉजी पूरी पता है। कोशिश करते हैं कितना पाना है, ठीक है। मोटे मोटे टॉपिक देखते हैं बस, ठीक है, मोटे मोटे टॉपिक बायोलॉजी का बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो जो भी पहले ये पढ़ो, उसके बाद देखते हैं। बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स और सबसे लास्ट में साइंस है, मतलब टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन लास्ट। अगला चैप्टर है हमारा, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पौधों से रिलेटेड है। पौधों से रिलेटेड टॉपिक हमारा है। तो टॉपिक का नाम लिखो, चैप्टर लिखो, इसको बोलते हैं पादप आकारिकी। और इंग्लिश में लिखो प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी, देखो इसमें खास तौर से पढ़ते हैं कि जड़ क्या होती है, तना क्या होता है, पत्ती क्या होती है। मतलब पौधा जैसे बाहर से दिखता है, उसको बाहर से देख के उसकी बाहरी समस्याएं उसको देखते हैं। जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ती क्या है, पुष्प क्या होता है, पुष्प क्रम क्या होता है, फल क्या होता है और बीज क्या होता है। खासतौर से ये जो मोटी मोटी बातें वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पादप आकारिकी सबसे पहला टॉपिक हमारा जड़ यानी रूट्स का, ठीक है। हमको जो पढ़ना है पहले वो लिखो, इसमें जड़ के बारे में पढ़ना है, रूट्स के बारे में, तना के बारे में पढ़ना है, स्टेम, पत्ती के बारे में यानी लीव्स, और पुष्प क्रम देख लेंगे। ऐसे ही पहले पुष्प पढ़ो यानी फ्लावर, इसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस और
फल यानी फ्रूट्स। और लास्ट में टॉपिक है बीज यानी शीट। तो कुल मिला के कितने टॉपिक में मिस पढ़ना है? ठीक, ये अपने आप में पूरे चैप्टर है, लेकिन फिर भी हमने इसको पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, पुष्पक्रम, फल, बीज, इतने टॉपिक में हम ये वाला टॉपिक फिनिश करेंगे पादप करेंगे। आज कितनी तारीख तक? नहीं, ये 1 या 2 लेक्चर कंप्लीट करना है। आज जितना हो पाएगा हो जाएगा, तो तब तक हमें सिर्फ फिनिश करना है। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस होता ही है, बस ये जानना है। डिटेल में तो एक टॉपिक के लिए पढ़ नहीं पाएगा, फिर हमसे अगला टॉपिक अगर कोई जड़ वाला टॉपिक ले लेंगे ना, 2 से 3 लेक्चर तो फिर ही लेंगे। तो फिलहाल कहने लगा जड़, और जड़ के बारे में आप जो बताओगे जड़ कहने का, और इंग्लिश में लिखना रूट्स, और बताओ रूट क्या होती है। ये तो सब पढ़ते जा रहे हो, चाहे कोई इसमें साइंस बैकग्राउंड का मतलब ही नहीं है, चाहे आर्ट का हो चाहे साइंस का। जड़ तो जो है तो मेरी तरह से क्लास 6 से या उससे पहले की क्लास में स्टार्ट हुई। और जड़ पहले और बताओ, और जड़ क्या होती है? पहले सवाल ये है कि पौधे के कितने भाग होते हैं? चलो, पौधे के भाग क्या होता है? पौधे के कितने भाग हैं? ये सारे के सारे अगर कोई बोले तो भाग ही तो है, लेकिन पौधे के कितने भाग? कितने? हमें सब नंबर बताओ। पौधे के 3 भाग हैं, 2 भाग हैं, 4 भाग हैं, 8-10 भाग हैं, कितने? और कौन से? पौधे के 2 भाग। एक पौधे को 2 भाग में बांटा जाता है, पहला है जड़ और दूसरा यानी जड़ मतलब रूट, और दूसरा है शूट यानी रूट एंड शूट। ये जो भी कुछ दिख रहा है ये सब शूट कहलाता है। रूट को छोड़ के जो भी हमने पार्ट लिखे ये सारे शूट के अंतर्गत आते हैं। तो पौधे के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, पहला भाग रूट है और दूसरा भाग है शूट। आज के बाद कोई पूछेगा 3, 4, 5, 6 नहीं गिनाओगे, कोई पूछेगा पौधे के कितने भाग हैं? 2 भाग, रूट एंड शूट। जो भी है जड़ को छोड़ के तना, पत्ती, पुष्प, पुष्पक्रम, ये जो भी कुछ भाग आ रहे हैं इस शूट के अंतर्गत आता है। हमेशा रखना, ठीक है। हम तो बीएससी तक मतलब यही सोचते थे कि जनरल बीएससी करा, तो मैं भी ये मान के चलता था कि पौधे के 3 भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, लेकिन वास्तव में पौधे के 2 भाग होते हैं, रूट एंड शूट। तो रूट के अलावा जितना भी भाग है वो सब शूट कहलाता है। पहले ये भी कुछ पौधे के ऐसा पौधे को 2 भागों में बांटा जाता है। पौधे को 2 भागों में बांटा जाता है, डैश रूट, नंबर 1 रूट लिखो और नंबर 2 शूट, ठीक है। और शूट में बाकायदा ये लिख देना, शूट पे ब्रेक में तना, पत्ती, पुष्प, पुष्पा के सब शूट देते हैं, ये याद है कि शूट का होता है, ठीक है। और अब एंड वाले का जड़ या रूट हम लोग अब पढ़ेंगे जड़ के बारे में। तो जड़ के बारे में जड़ क्या होती है? पौधे का भूमिगत भाग होता है जो कि मूलांकुर से जन्मता है, जिसका जन्म मूलांकुर से होता है, ठीक है। क्या करता है? पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है और साथ ही साथ जल और खनिज के अवशोषण में सहायक है। इतनी बातें हमें जड़ के बारे में बतानी है। जड़ पौधे का भूमिगत
होता है जड़ पौधे का भूमिगत भाव होता है जो कि मूलांकुर और ब्रैकेट में रेडिकल मूलांकुर को रेडिकल जो कि मूलांकुर ब्रैकेट में रेडिकल से विकसित होता है जो कि मूलांकुर ब्रैकेट में रेडिकल से विकसित होता है। जड़ें पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करती हैं। जड़ें पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करती हैं और जल व खनिज का अवशोषण करती हैं और जल व खनिज का अवशोषण करती हैं। जड़ों की विशेषता जड़ों की विशेषता क्या विशेषता हो सकती है? क्या विशेषता होगी लड़की? जड़ हमेशा सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में ग्रो करेगा। मतलब कि क्या होता है, ये जैसे तना क्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश मिल रहा है वहीं उग रहा है, उसी दिशा में पड़ता है। लेकिन जड़ें क्या है, जड़ें सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में पड़ती है, मतलब भूमिगत पड़ती है अंदर तक। इस कंडीशन को बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो इसकी पहली विशेषता इसकी विशेषता की बात करें इसमें हिंदी इंग्लिश बात करें नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब बिल्कुल इसका क्या होता है? पहली विशेषता नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। और इसको क्या है, इसकी विशेषता मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो लिखो। जड़ें सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में जड़ें सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। जड़ें सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, इसीलिए इन्हें नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहा जाता है। इसीलिए इन्हें नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहा जाता है। अपवाद, इसका अपवाद देखना, छोटा सा पॉइंट तो नहीं, अपवाद। अपवाद क्या होता है? यानी ऐसी जड़ जो कि प्रकाश की दिशा में बढ़े। इसके अपवाद के तौर पर राइजोफोरा का निमेटोफोरा, राइजोफोरा की निमेटोफोर जाना है। राइजोफोरा की निमेटोफोर राइजोफोरा की निमेटोफोर जानी, ये इसका अपवाद है। ठीक, इसका अपवाद है राइजोफोरा की निमेटोफोर जड़। निमेटोफोर जड़ों की कारगर श्वसन जड़ें हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स। ठीक, अगली विशेषता है
बात को यहाँ से हटा के जो हम जो अगली विशेषता लिखेंगे इस पे आ जाएगा, ठीक है। अगला है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, देखो इसको समझ पहले क्या होता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि भूमि की दिशा में, यानी कि भूमि के भीतर बढ़ती है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। या तो दूसरी तरीके से कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में बढ़ती है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, जड़े प्राय भूमिगत होकर वृद्धि करती है, जड़ें प्राय भूमिगत होकर वृद्धि करती हैं या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करती है, या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करती है। इस दशा को या इसे निगेटिवली जियोट्रॉपिक दशा कहा जाता है। इसे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक दशा कहा जाता है। इसे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक दशा कहा जाता है। जो अपवाद है वो यहाँ हो जाएगा, ये अपवाद यहाँ पे, और इसको बाकी इस वाले में लाइसेंस हो रहा है कि नेगेटिव पोस्टर, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये कैसे हो जाएगी, ये जो लाइसेंस हो रहा है कि नेगेटिव पोस्टर, ये कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाएगी, मतलब भूमि के विपरीत दिशा में बढ़ती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ आ रहे हैं, ठीक है। एक है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी सभी जगह क्या होगी, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगी, मतलब प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ेगी। दूसरा जो विशेषता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में बढ़ेगी या भूमि की दिशा में बढ़ेगी, इस वजह से, ठीक है। ये दो विशेषता है। अगली विशेषता जड़ों में पर्ण संधियां ब्रैकेट में लिखो, नोट्स। जड़ों में पर्ण संधियां ब्रैकेट में नोट्स तथा पर ब्रैकेट में इंटरनोट्स तथा इंटरनोट्स का अभाव होता है, ठीक है बेटा। पर्ण संधियां ब्रैकेट में नोट्स तथा पर ब्रैकेट में इंटरनोट्स का अभाव होता है। अगला पॉइंट की विशेषता, जड़ों में कलिकाएं नहीं पाई जाती। जड़ों में कलिका मतलब जो बर्ड्स निकलती है ना, कलियां, जड़ों में कलिकाएं नहीं पाई जाती। जड़ों में कलिकाएं नहीं पाई जाती। तो बेटा ये जड़ों के प्रकार, अपडेट करो, सॉरी ये जड़ों की विशेषता है। अब बात जड़ों के प्रकार, जड़ों के प्रकार तो दो प्रकार हैं। एक तो होती है मूसला जड़, जिसको बोलते हैं टैप रूट। दूसरा होता है अपस्थानिक जड़, जिसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। तो जड़ों के प्रकार का पहला प्रकार है मूसला जड़।
मूलांकुर से विकसित होती हैं, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से विकसित होती हैं उन्हें मूसला जड़ें कहा जाता है। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से विकसित होती हैं उन्हें मूसला जड़ें कहा जाता है। जैसे जो भी तुम्हें बड़े पौधे दिख रहे हैं उन सब की जड़ें, जैसे आम की तरह या नीम की तरह जो भी बड़े पौधे दिख रहे हैं उन सब की जड़ें कैसे हैं, मूसला इत्यादि कर रहे हैं। आम, नीम इत्यादि, ठीक है। तो मूसला जड़ पौधे लिए नीम हो गया, लिप्टिस हो गया, महुआ हो गया, या जो भी अशोक का पेड़ हो गया, जितने भी पेड़ देते हैं जो हमारी नजर में आ रहा है उन सब की जड़ें मूसला जड़। बरगद, पीपल, पाकड़, सबकी जड़ें मूसला जड़। कुल मिला के जितने भी डाइकॉट पौधे हैं उनकी जड़ें मूसला जड़ है। डाइकॉट में बहुत सारी फैमिली है और उन फैमिली में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतना नहीं होता। बड़े बड़े तौर पर यही समझो कि जो भी हमारे जमीन पर पौधे हैं उन सब की जड़ें मूसला जड़ है। केवल फसल वाले पौधों को छोड़, अनाज वाले पौधों को छोड़ के, घास वाले पौधों को छोड़ के इनकी जड़ें कैसे हैं, अपस्थानिक। तो नंबर 2 करके लिखो, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़, इसको लिखते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, इसमें डैश लगे लिखो। क्या होता है जोक्स पौधों के बारे में बताया है, चलो अपस्थानिक जड़, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे के शेष भाग से विकसित होती हैं। मूलांकुर को छोड़कर पौधे के शेष भाग से विकसित होती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। मूलांकुर को छोड़कर पौधे के शेष भाग से विकसित होती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। जैसे धान, गेहूं, गन्ना इत्यादि। गन्ना इत्यादि। जड़ों का रूपांतरण, जड़ों का रूपांतरण, इसमें भी पहला आइडिया करो, मूसला जड़ों का रूपांतरण। पहले जड़ों का रूपांतरण, फिर उसमें एक आइडिया बनाना चाहिए, मूसला जड़ का रूपांतरण। मूसला जड़ का रूपांतरण, तो पहले कुछ नाम मैं लिखता हूँ, इसके बाद आपको हमारा टॉपिक है जड़ों का रूपांतरण है, और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं मूसला जड़ों का रूपांतरण। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये है, जरा मुझे ये बताओ, कितने लोग ये हैं कि आलू, और जो मैं कुछ नाम नहीं बताऊँ, इसमें से जड़ और तने को जरा अलग करके बताओ। आलू, हल्दी, क्या कहते हैं, अरबी यानी बेल, इसको अदरक, बेल की सब्जी, और बताओ अदरक और प्याज नहीं, जो
सर्जन। जरा इसमें से जड़ और तना अलग करके बताओ। बताओ। आया हुआ सवाल है इसके एग्जाम मजाक में नहीं लेना इसमें। इसमें से जड़ और तना अलग करके बताओ। जड़ और तना। अच्छा ऐसे नहीं, मैं यहाँ पे जड़ लिखता हूँ और इधर तना लिखता हूँ और बीच में लाइन। अब आप लोग बताओ जड़ में क्या क्या है? आलू जड़ में है। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा आलू जड़। अच्छा और बताओ। मूली, सलजम, गाजर। अच्छा एक मिनट, मूली जब भी समझ पाओगे तब इसको अलग कर पाओ। सलजम, गाजर। अच्छा ठीक है, ये जड़ हो गई। और बाकी बच रहे ना हल्दी, अरबी, अदरक, चुकंदर। इसको कहाँ रखना है? बताओ तो मैंने ये जो बच रहे हैं इनको भी तो कहीं ना कहीं फिट कराओ। जो बच रहे हैं बताओ। अच्छा इन सबको फिट करोगे कहाँ? हल्दी, अरबी और अदरक इनको कहाँ रखे हैं? ये सब जड़ हैं। अच्छा तना भी तो बताओ। तना भी हो रहा है। अच्छा ये कितने लोग हैं? अच्छा चलो क्या बताओ, मैं यहाँ लिख दूँ। कितने लोग ये कह रहे हैं कि गाजर, मूली, सलजम तना है? तो उसको मान लो तना है। गाजर ये मतलब तने हैं। अब सवाल में लिख देता हूँ। हल्दी और अरबी भी बताओ। ना बेसिक से क्वेश्चन थोड़ा गलत कर रहे हो। आलू को जड़ का बसा दिया, तना है। आलू क्या है? तना है। मूली को इधर लाओगे, चुकंदर को इधर लाओगे, सलजम इधर लाओगे, आलू को इधर पहुंचाओगे, गाजर को इधर लाओगे, हल्दी को जड़ में ले आओगे। हल्दी को तना देते हैं। मैं दोबारा लिखता हूँ। बहुत बेसिक सी चीज है जो कि गलत है। गलत ऐसे नहीं होता है। फिलहाल लिख दे रहा हूँ, लेकिन अभी लिखना नहीं क्योंकि वो सब इसी में आएगा। जो रूपांतरण वाला टॉपिक पढ़ा ना, इसी में सब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आएंगे, लेकिन फिर मैं इसे अलग कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाए कि कौन क्या है। देखो पहला आलू, तो आलू क्या है? तना। हल्दी, अरबी बीच में, अदरक बीच में, चुकंदर, गाजर, मूली, सलजम और एक और जो शकरकंद नहीं है। ठीक है, अब बोलना ये जड़ है और ये तना है। ठीक है, आपने बोला आलू तना है ना? हाँ वो तो आप मैंने तो सही करके लिख दिया। ठीक है, अब मत बोलना ये सारी चीजें तना है और ये सब क्या है? ये जड़ है इधर वाला। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये दोबारा आएगा, ये रूपांतरण में आएगा, इसीलिए मैंने पढ़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तना है भाई, सब तने में आएगा। सलजम, सॉरी, प्याज और लहसुन ये सब तने में। जड़ क्या है आप पूछोगे? प्याज के नीचे से तो हल्की हल्की जड़ निकलती है, वो है जड़। ऐसे लहसुन में जो बारीक बारीक से जो लहसुन के बाद जो इसका स्ट्रक्चर है